स्टडी है वो रिलेटेड है प्राइस इंडेक्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइस इंडेक्स का मतलब समझेंगे कि प्राइस इंडेक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखो प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो प्राइस इंडेक्स बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जिसका यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस हैं उनमें कितना चेंज जो है आया है, वो कितनी इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो हुई है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स के अंदर हम बेसिकली एक यहाँ पर बेस ईयर लेते हैं, एक यहाँ पर हम बेस ईयर लेते हैं, और एक हमारा यहाँ पर करंट ईयर जो है वो होता है, करंट ईयर जो है वो होता है। ठीक है, बेस ईयर को हम यहाँ पर 100 वैल्यू देते हैं, और करंट ईयर के अंदर जितना भी यहाँ पर प्राइस में चेंज आया होता है उसको कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ। जैसे फर्ज करिए करंट ईयर के अंदर आपका जो प्राइस है वो कितना है, यहाँ पर 120, प्राइस इंडेक्स कितना है 120। तो आप इसको ना इसके साथ जो है वो कंपेयर करोगे, जिससे आपको पता लगेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है 20% है क्या, यानी कि पहले जो सामान 100 रुपए में आता था अब कितने में आ रहा है 120 रुपए, यानी कि जो प्राइसेस है वो 20% से जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। अब प्राइस इंडेक्स का यूज करके हम इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से जो है वो समझेंगे। तो इसका देखो एग्जांपल क्या है कि आपका जो करंट प्राइस इंडेक्स है वो 180 है और बेस प्राइस इंडेक्स कितना है 150 है। मान लीजिए जो हमारा बेस प्राइस इंडेक्स है वो किस साल का है 2012 का, कि हम 2012 से कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 2012 से लेकर आज तक कितनी इन्फ्लेशन जो है वो आई है। करंट प्राइस इंडेक्स हमारा 2024 का है। ठीक है, तो बेस प्राइस हमारा कितना है 150, हमारा कितना है यहाँ पर 150। वैसे नॉर्मली हम बेस प्राइस कितना लेते हैं 100 लेते हैं, पर हमने एग्जांपल में यहाँ पर 150 ले लिया। और करंट प्राइस इंडेक्स कितना है यहाँ पर 180। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान 2012 के अंदर 150 का आता था अब वो 180 रुपए का आता है, यानी कि 30, ठीक है 180 रुपए का यहाँ पर आता है। अब हमें इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है। तो इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट प्राइस इंडेक्स माइनस बेस प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो करंट प्राइस इंडेक्स हमारा कितना है 180, उसमें से जो बेस प्राइस इंडेक्स है 150 वो हमें माइनस करना है, फिर हमें इसे डिवाइड करना है बेस प्राइस इंडेक्स जो कि हमारा 150 है, और इंटू कर देना है 100 के साथ। ठीक है, इंटू कर देना 100 के साथ। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। 30 को हमें डिवाइड करना है 150 के साथ, इंटू कर देना है 100, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। यानी कि जो प्राइसेस में चेंज आएगा वो कितना है 20%, यानी कि हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो 20% से जो है वो इंक्रीज हो गए, 20% से जो है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ प्राइस इंडेक्स। इसमें से सॉरी, हमने केस स्टडी तो देखी नहीं, तो केस स्टडी को पहले हम देख लेते हैं। तो केस स्टडी क्या है, ए प्राइस इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिफ्लेक्ट द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द टाइम। बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज का मतलब है कि हमें जो गुड्स और सर्विसेज की जरूरत होती है उसका हमने एक ग्रुप जो है वो बना दिया। जैसे चाय हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें हमने इंक्लूड कर लिया और उसकी एक बास्केट जो है वो बना ली। ठीक है, तो इस बास्केट के एवरेज प्राइस में कितना चेंज आया है उसको मेजर करने के लिए हम प्राइस इंडेक्स का यूज जो है वो करते हैं। इट इज यूज टू ट्रैक इन्फ्लेशन, कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग अक्रॉस डिफरेंट पीरियड। तो देखो इसका यूज हम इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए करते हैं, साथ के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज आया है डिफरेंट पीरियड के अंदर वो भी हम चीज यहाँ पर मेजर जो है वो करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स, द प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स आर कलेक्टेड डिफरेंट टाइम्स एंड कंपेयर टू बेस पीरियड। तो अगर हमें प्राइस इंडेक्स को बनाना है तो हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइम्स के अंदर जो वेरियस आइटम्स हैं उनके प्राइसेस को कलेक्ट करना है और उसको कंपेयर करना है बेस पीरियड के साथ, जो जिसकी नॉर्मली इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। द रिजल्टिंग इंडेक्स शोज दैट हाउ करंट प्राइसेस हैव चेंज्ड रिलेटिव टू बेस पीरियड। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लगता है कि करंट ईयर के अंदर बेस ईयर के मुकाबले कितना यहाँ पर चेंजेस जो है वो आया है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस में कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे प्राइस इंडेक्स कौन कौन से हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये जो प्राइस इंडेक्स होते हैं वो किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इससे वो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जान पाते हैं और उसके बेस पर वो इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। तो ये हमारी केस स्टडी थी रिलेटेड किसके साथ, हमारी प्राइस इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको केस स्टडी जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ प्राइस इंडेक्स। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द टाइम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो हमारी जो फिक्स बास्केट है गुड्स और सर्विसेज की, उसमें उसके प्राइसेस में एवरेज चेंज कितना आया है उसको मेजर करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्राइस इंडेक्स कैन बी यूज्ड टू ट्रैक इन्फ्लेशन, असेस चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। प्राइस इंडेक्स बेसिकली इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंज है उसको भी असेस करता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द बेस पीरियड फॉर अ प्राइस इंडेक्स इज ऑलवेज सेट टू जीरो टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो बेस पीरियड का जो प्राइस इंडेक्स होता है उसको हम जीरो फिक्स करते हैं ताकि हम स्टार्टिंग पॉइंट से जान पाए कि कितना यहाँ पर चेंज आया है। या फिर इट कंपेयर द करंट प्राइसेस ऑफ आइटम इन द बास्केट ऑफ देयर प्राइसेस चोजन टू बेस पीरियड, यानी कि हम करंट जो हमारा करंट प्राइस इंडेक्स है उसको हम बेस पीरियड के जो प्राइसेस हैं उसके साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन सी। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि देखो जो हमारा बेस पीरियड होता है उसको हम हमेशा 100 प्राइस इंडेक्स जो है वो देते हैं, जीरो प्राइस इंडेक्स जो है वो नहीं देते हैं। बाकी तीन स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर प्राइस इंडेक्स की टाइप होती है? पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैसे तो प्राइस इंडेक्स के कई टाइप्स होते हैं पर दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं हमारे, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब ये होते क्या है? अब ये होते क्या है तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? देखो आपको पता होगा कि जो गुड्स और सर्विसेज की हम यहाँ पर डिलीवरी करते हैं वो होलसेल पे भी करते हैं और रिटेल पे भी करते हैं। ठीक है, देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? होलसेल लेवल के ऊपर गुड्स की जो ट्रेडिंग की जाती है, गुड्स की जो ट्रेडिंग की जाती है उसके जो प्राइसेस है उसमें जो चेंज आया है उसको मेजर करने का काम होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो करता है। अब देखो होलसेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गुड्स ही सेल की जाती है, सर्विसेज नहीं की जाती। इसके लिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ होलसेल लेवल के ऊपर गुड्स के जो प्राइसेस है उसमें जो चेंज आया है उसको मेजर करने का काम जो है वो करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली कंज्यूमर लेवल के ऊपर, रिटेल लेवल के ऊपर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो जिस प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं उसके प्राइसेस में जो चेंज आया है उसको मेजर करने का काम जो है वो करते हैं। अब क्योंकि देखो रिटेल के ऊपर हम कंज्यूमर को डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स भी यहाँ पर डिलीवर करते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों के प्राइसेस में जो चेंज आया है उसको मेजर करने का काम जो है वो करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? पहला, इट ट्रैक्स द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द होलसेल लेवल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो ये जो स्टेटमेंट है आप कह सकते हो कि पार्शली ट्रू है और पार्शली फॉल्स है। जैसे जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गुड्स की जो बास्केट होती है उसके प्राइस में जो चेंज आया होता है होलसेल लेवल के ऊपर उसको यहाँ पर जो है वो ट्रैक करता है। तो ये तो सही है कि होलसेल लेवल के ऊपर प्राइसेस में जो चेंज आता है उसको ट्रैक करता है, पर ये बात कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को ट्रैक करता है तो ये गलत है। क्योंकि होलसेल लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स का ट्रेड करते हैं तो गुड्स की जो प्राइसेस है उनमें जो चेंजेस आया है उसी को ये प्राइस इंडेक्स जो है वो ट्रैक करता है। उसके बाद इट फोकसेस ऑन गुड्स ट्रेडेड बिटवीन बिजनेस रादर देन दोज परचेज बाय कंज्यूमर। अब क्योंकि देखो होलसेल लेवल के ऊपर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से गुड्स को यहाँ पर परचेज करता है तो बेसिकली यहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पर बिजनेस के बीच में ही तय किए जाते हैं। मतलब कि बिजनेस के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है जिस प्राइस पे हो रही है उस पे जो है वो फोकस किया जाता है। कंज्यूमर जिस प्राइस पे परचेज करे उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। WPI is a crucial indicator to monitor price movement in industry, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ठीक है, तो देखो जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बेसिकली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वहां पर प्राइस मूवमेंट्स को मॉनिटर करने का काम जो है वो करता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीजेस द फिगर्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना चल रहा है उससे रिलेटेड जो फिगर्स है उनको कौन यहाँ पर रिलीज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बस ये जो स्टेटमेंट है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है
वो रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिफाइन करती है। पहला, इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टिपिकली कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, तो देखो हाउस होल्ड जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली बाय कर रहा है, उसके प्राइसेस में जो चेंज आया है उसको ट्रैक करने का काम, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट मेजर्स रिटेल लेवल प्राइसेस एंड सर्व्स एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये बेसिकली रिटेल लेवल के ऊपर जो प्राइसेस है उसमें जो चेंज आता है उसको मेजर करने का काम करता है और बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की जैसे काम करता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से हमें पता लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें यहाँ पर कितना चेंज जो है वो आया है। सीपीआई इज वाइडली यूज्ड टू गॉज द इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन कंज्यूमर परचेसिंग पावर। तो सीपीआई का यूज ये जानने के लिए किया जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि जो प्राइसेस में चेंज आया उसकी वजह से कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो कि गवर्नमेंट लेती है ताकि इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जा सके। देखो जब भी एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए कई स्टेप्स लेती है और गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि किसी भी तरीके से जो मनी सप्लाई है उसे यहाँ पर कम किया जा सके ताकि इन्फ्लेशन कम हो। ऐसा क्यों? देखो मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं जिनकी वजह से जो है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और इन्फ्लेशन आता है। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट सबसे पहले मनी सप्लाई को ही कम करने की यहाँ पर कोशिश करती है। अब गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कैसे यहाँ पर कम कर सकती है? पहला, कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो बिल्कुल ये मेजर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देखो जब एक गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को कम करेगी तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो कम सर्कुलेट होगा जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट मेजर होता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये गलत है क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और लोग के पास पैसा आएगा और वो ज्यादा डिमांड करेगा और ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद प्रिंटिंग न्यू करेंसी, तो ये हरगिज नहीं किया जाता क्योंकि करेंसी को प्रिंट करने से हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो काफी डिक्रीज हो जाती है जिससे और ज्यादा इन्फ्लेशन जो है आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज अ मेजर टेकन बाय आरबीआई टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब देखो नॉर्मली किसी कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो वो भी यहाँ पर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कई सारे टूल्स यहाँ पर आरबीआई यूज करता है। वो कौन से मेजर्स हैं जिनका यूज करके जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकता है? पहला, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है वो बैंकों के ऊपर एक लिमिट लगा देता है मैक्सिमम लोन देने के लिए। जैसे फर्ज करिए यहाँ पर आरबीआई ने एक एक्स वाई जेड बैंक को कहा है कि आप एक साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए का लोन दे सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिससे जो मनी सप्लाई है उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है। उसके बाद इंक्रीजिंग सीआरआर एंड एसएलआर। देखो सीआरआर एसएलआर क्या होता है? देखो सीआरआर के अंदर हमारी जो बैंक है उसको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास जो है वो डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है। एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर के अंदर जो बैंक्स हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने ही पास लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके जो है वो रखना पड़ता है। अब अगर देखो सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो इसकी वजह से लोगों को ज्यादा जो बैंक है वो ज्यादा पैसा उनको अपने पास डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा जिससे वो लोगों को कम लोन दे पाएंगे जिसकी वजह से लोगों के पास कम पैसा आएगा और मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जा सकेगा। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल परचेज जो है वो करती है। तो जब यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल करती है तो लोगों से पैसा किसके पास आ जाता है? हमारे आरबीआई के पास और गवर्नमेंट के पास आ जाता है जिससे मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसके अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी सेल कर देगा ताकि लोग उसको खरीदे और लोगों से पैसा किसके पास आ जाए? गवर्नमेंट के पास आए और मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाए और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी रिड्यूस जो है